हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीटेट पेपर 2 के लिए, जो कि आपको 2022-23 में जो आपको होने वाला है दिसंबर से लेकर के आपको जनवरी में, उसके लिए। और आपको केवीएस पीआरटी, ठीक है ना, उसके लिए आपको जो आपको 2023 में होने वाला है एग्जाम, उसके लिए। और आपका जो बिहार स्टेट आपको होने वाला है 2023 में, उसके लिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपको मैथ से। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, ऐसा एक प्रश्न आपका निश्चित है कि सीटेट में भी पूछता है और आपको केवीएस में भी पूछता है और आपको स्टेट में भी पूछता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह क्या रहा है, यह कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या है, आपको एक संख्या दी हुई है, वो है आपका 30 x 0 8 6 और y, ठीक है। और ये कह रहा है कि 88 से आपको क्या है, विभाज्य है, ये संख्या आपको 88 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 3x प्लस वाई का यहाँ पर मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी संख्या, ये संख्या है ना 88 से विभाज्य है, अर्थात ये संख्या आपका क्या 11 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है। और आपको यहाँ 11 से विभाज्यता को भी आपको चेक करना है और यहाँ पर आपको 8 की विभाज्यता को भी आपको चेक करना है। तो 8 की विभाज्यता आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 8 का विभाज्यता क्या कहता है, कहता है किसी भी संख्या के जो अंतिम 3 डिजिट हैं, वो यदि आपको 8 से विभाज्य है तो चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो वो 8 से विभाज्य होगी। तो ये आपका है अंतिम 3 अंक, ठीक है। और ये देखते हैं कि 8 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें भाग दीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें आप भाग दीजिएगा तो ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर वही ना 86 7 नहीं, यहाँ पर 67 वाई है, यहाँ पर 6 7 है, ठीक है ना, 6 7 वाई है। तो यहाँ पर यहाँ जो है 3 संख्या 6 7 वाई, ये आपको विभाज्य होनी पड़ेगी। तो इसमें 8 से भाग दीजिए, अर्थात जो आपका ये संख्या है 67 वाई है, इसमें आपको 8 से भाग देना है, ठीक है। 9 8 72, 8 बार में जाएगा, 8 3 क्या हो जाएगा 64, 3 आया और यहाँ पर वाई हुआ। अब यहाँ वाई की जगह पर क्या होगी, 8 दे तो इस पूरा का पूरा इसमें भाग लग जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम वाई की जगह पर 2 रखते हैं तो ये हो जाता है 32, और 32 आपको 8 से विभाज्य है, अर्थात यहाँ जो y की वैल्यू हो गई आपको क्या आ गई, 2 आ गई। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 11 की आपको विभाज्यता चेक करनी है कि 11 से यह विभाज्य है कि नहीं। तो 11 से विभाज्यता का जो रूल है, कहता है कि इसके जो अल्टरनेट डिजिट है, अल्टरनेट डिजिट का योग, ठीक है, जो अल्टरनेट डिजिट है इनका योग, उसके अलग जो अल्टरनेट जो बचे हुए हैं उनके अल्टरनेट डिजिट के योग यदि दोनों का करें और दोनों का पुनः अंतर करें, तो यदि 0 आए या फिर 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आए तो वह संख्या आपको 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखिए, इनको आप जोड़िए, क्या क्या संख्या आपको 3 है, x है, प्लस ये आपका 8 है, प्लस ये आपका 7 है, ठीक है, ये संख्या होगी। और दूसरी संख्या यहाँ पर है 0 है, पुनः 0 है यहाँ पर, और आपका 6 है, ठीक है, प्लस आपका 6 हो गया, और अंत में क्या है आपका 7 है, 7 नहीं बल्कि y है। तो y का वैल्यू आपको यहाँ तो आप निकाल ही चुके हैं कि 2 है, तो इसको आपको यहाँ पर 2 रख देना है। अब इसमें से आपको इसे घटाना है, यदि घटाएंगे और ये आपको 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा, नहीं तो 11 का मल्टीपल कोई संख्या होगा तो आपको 11 से विभाज्य होगा। तब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्हें आप जोड़िए, 8 7 15 3 18, अर्थात क्या आया x प्लस 18 हो गया, माइनस यहाँ पर इसे जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 6 तो 8 आ जाएगा। अब इसमें से आप इसे घटाइएगा तो कितना आएगा, x प्लस आपका 10 है, यहाँ पर 18 में से 10 8 घट जाएगा तो आपका 10 बच जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो कि यह 11 से विभाज्य हो, तो यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 क्या होगा 11 से विभाज्य हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है x की वो क्या होगा आपका 1 होगा। लेकिन आपको प्रश्न में कह रहा है कि 3x प्लस वाई निकालिए, क्या निकालिए 3x प्लस वाई आपको निकालना है। तो 3x का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसमें गुणा कीजिएगा तो 3 ही होगा, और y का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं कि क्या है 2 है, अर्थात 3x प्लस वाई क्या आया 5 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराऊंगा।
अब देखिए जैसे ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है जहां ए बी सी प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 4a माइनस 5b प्लस सी का आपका वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको उसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, 2 है, 3 है और 7 है, अर्थात इसका हम यदि फैक्टर करें तो उसमें क्या आएगा, 2 3 7 के रूप में ये टूटेगा। तो इसे पहले तोड़ेंगे हम लोग। तो क्या है संख्याएं, ध्यान दीजिए, ये संख्या है आपको 21 है और आपका 16 हो गया और आपका 8 हो गया। इन्हें आप तोड़िए, किससे किससे जा रहे हैं, 7 से जा रहे हैं, 3 से जा रहे हैं, आपको 2 से जा रहे हैं, तो इसमें हम 7 से पहले ही भाग दे लेते हैं। 7 से भाग दीजिएगा तो 7 के 21 आएगा, पुनः 0 हो जाएगा, 7 गुना के 14 और 7 चौके 28, पुनः ये आपको 7 से जाएगा, ठीक है, ये 7 से भाग दीजिए, 7 चौके 28, 7 के 21 हो जाएगा और 7 गुना के 14। अब इसे आप 3 से भाग दे सकते हैं, 6 से भी भाग दे सकते, 6 से भी जाएगा, तो 3 से भाग दे करके देखिए, 3 से भाग दीजिएगा, 3 का 3 आपको ये हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, पुनः ये आपसे 3 से यहाँ पर भाग जाएगा, तो यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा आपका, 4 यही 12 हो जाएगा और ये आपको 8 के 24 हो जाएगा। अब ये आपको पुनः 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, पुनः 3 से आपको जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 का 3, 3 छके 18 और आपको ये 2 से भी जाएगा, 2 से जाने का अर्थ क्या हुआ, ये 16 क्या है, ये आपका 16 क्या है, यहाँ पे 2 16 क्या है, 2 के पावर 4 है, तो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 2 के पावर 4 है। अब इसे आप सजा करके लिखिए, तो इस संख्या को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 7 के पावर 2, क्योंकि 7 2 बार है, उसी तरह से 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 बार 3 है, तो आपका 3 के पावर 3 हो गया, गुना 2 कितनी बार है, 2 आपको कितनी बार, यहाँ पर 16 आ रहा है ना, तो 16 आ रहा था, 2 4 बार है, यहाँ पर आपका 2 हो गया 4 बार। और ये किसके बराबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर है, 2 के पावर a इंटू 3 टू दी पावर b इंटू 7 टू दी पावर c है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या होंगे, इनका बेस क्या है, आपको यदि जिसका बेस समान हो उसका पावर भी क्या होगा, आपको समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 को पहले देख लेते हैं, ध्यान दीजिए 2 है और ये 2 है, तो 2 इसका बेस है, इसका बेस 2 है, तो इसका पावर a है, तो इसका भी आपका पावर क्या हो जाएगा, a ही होगा। ए अर्थात कहने का अर्थ है कि इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू आपको 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 का जो है a का वैल्यू 4 हो जाएगा, उसी तरह से b का वैल्यू यदि हम कहें तो 3 हो जाएगा, उस तरह से आपको यहाँ पर c की वैल्यू कहें तो आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसलिए यदि हम a की वैल्यू कहें तो 4 हो जाएगा, b की वैल्यू कहें तो आपका 3 हो जाएगा और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 2 हो जाएगी। और आपको निकालने क्या है, 4a माइनस 5b प्लस c निकालना है। 4a का वैल्यू 4 हो जाएगा, माइनस 5b का वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू 2। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 के 16, ये 15, 15 में से 16 घटेगा 1, ठीक है, यहाँ 16 में से 15 घटेगा 1 और 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी बहुत ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कैलकुलेशन वाले भी प्रश्न आपको निश्चित है कि एक आपको पूछे ही जाते हैं। देखिए क्या करा है कि -12 गुणा -3, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं बोर्ड मास के नियम से कि पहले हम लोग ब्रैकेट वाली क्रिया करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, गुणा की क्रिया करते हैं, जोड़ की क्रिया करते हैं और लास्ट में अंतर की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के जो ये ब्रैकेट है और यहाँ तक एक ब्रैकेट है, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट आपको एक ब्रैकेट है और ये आपको खुला हुआ है, तो उसका हम लोग क्रिया कर सकते हैं पहले, क्योंकि ये सबसे अलग है, इसे आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, आपको 12 है और 3 है, यहाँ पर आपको गुणा है, तो क्या हो जाएगा, 12 36 हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ब्रैकेट वाली क्रिया करेंगे, तो ब्रैकेट वाली क्या है, 20 भागे -4 है, तो 20 में 4 से भाग देना है, तो क्या आ जाएगा आपका, 20 में यदि आप 4 से भाग दीजिएगा यहाँ पर, तो आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिए 5 आएगा, लेकिन माइनस है तो -5 में आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखिए -24 है, यहाँ पर भाग है, तो पुनः क्या करेंगे हम लोग, भाग वाली क्रिया करेंगे। तो इस 24 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और यहाँ पर पुनः आपको माइनस है तो माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, +3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्रिया इसकी,
यहाँ देखिए 16 है, पुनः भाग है, आपको भाग 2 है, ठीक है। यहाँ पर 16 में आपको 2 से भाग करनी है, तो 16 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। और देखिए यहाँ पर भी माइनस है और ये भी आपका क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो कितना, 8 हो जाएगा। अब बराबर में आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये है 28 में 7 से भाग देना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो 4 बार में जाएगा, तो लेकिन होगा क्या, माइनस का चिन्ह होगा, तो यहाँ -4 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर प्लस x दिया हुआ है, ये है आपका प्लस x, और आपका x का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आई होगी। आपको परीक्षा में इसको टोटल प्रश्न को लिखना नहीं है, इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो घटता है उसे घटाइए, जो जुड़ता है उसे जोड़िए। अब देखिए -5 है, ये आपका क्या है, 3 है, ये आपस में क्या होंगे, जुटेंगे तो -2 होगा, ठीक है। अब -2 होगा, और ये 8 है, ये 36 है, दोनों क्या है, प्लस है, तो ये जुटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 36 में 8 को जोड़िएगा तो 44 हो जाएगा, और 44 है और ये -2 है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात यहाँ क्या आएगा आपका 42 आ जाएगा। और उसी तरह से यहाँ -4 और +x हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू करें तो 4 इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस में आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, और यही इस x का वैल्यू हो गया। तो ऑप्शन कौन सा 46 है, ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन निश्चित है कि इस तरह से कैलकुलेशन वाले आपको पूछे जाते हैं, तो आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, यही आपका प्रश्न है, ये भी आपको कैलकुलेशन वाला है, जोड़ घटाव गुणा भाग वाला है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, आगे आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले भाग वाली क्रिया करनी, लेकिन यहाँ पर जो आपको पूर्णांक में है ना, उसको आप अंश और हर के रूप में लिख दिए, तो छतरी के 18 2 20/3 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 20/3 भाग है। आगे कह रहा है ये, तो ये हो जाएगा 5/2, 2 दूना के 4 और 1 5 हो जाएगा, गुणा है तो गुणा लिखिए। आगे है 4 3 12 3 क्या हो जाएगा, 15, और बटा के हो जाएगा आपका 4। माइनस है 5 पूर्णांक 1/2, तो 5 दूना के 10, 11 बटा के आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुणा से 4 16 के 17 बटा के आपका 4 हो जाएगा। पुनः आपका प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसे कीजिएगा तो 3 2 5 हो जाएगा, और बटा के 3 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, 7 प्लस यहाँ पर भाग दीजिएगा 2 से 8 में, तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा, अर्थात 7 + 4, तो 11/क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ये आपका 11 बटा करके 8 आ जाएगा। अब इतना आसानी से अभी आप काम कर लिए, बस इसी को आपको जोड़ना घटाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहली क्रिया क्या होनी चाहिए, भाग वाली क्रिया होनी चाहिए, तो सबसे पहला काम हम लोग भाग वाला करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी संख्या है 20/3 है, 20/3, ये भाग है, तो भाग को हम लोग गुणा में चेंज करें तो अंश हर के रूप में हो जाएगा, और हर अंश के रूप में हो जाएगा, अर्थात नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2/5, और गुणा 15/4 है, तो 15/4 आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 तिहाई 15, और 3 से इस 3 को आप क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर इस 3 को आप कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 5 चौके 20, 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ तक क्रिया कर लिए हैं, माइनस, यहाँ पर कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो इससे गुणा करा दीजिए, ठीक है। 17 का 7 बचा कितना, 1, ठीक है, और 17 और 1 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और बटा के हो जाएगा आपका 4 दूना के 8, प्लस हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा 11 बचे 55, और 38 के आपका यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप और भी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 दूना के 10, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बटा के आपको 1 हो जाएगा, सिर्फ ये 2 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है, और यहाँ पर आपका -187 है, और बटा के 8 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 55 बटा के आपका 24 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 24 होगा, और कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, और वही उसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से बात समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न आपको कह क्या रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों 1 से लेकर के 100 के मध्य कह रहा है कि अभाज्य युग्मों की संख्या, अभाज्य युग्म कहने का अर्थ क्या है, ट्विन प्राइम, अभाज्य युग्म कहने का अर्थ है ट्विन प्राइम नंबर से, ठीक है, ट्विन प्राइम अर्थात जुड़वा भाज्य इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं जुड़वा भाज्य संख्या। अब जुड़वा भाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं,
तो वो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 हो, वो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर आपको 2 हो, उसे हम लोग जुड़वा भाज्य करते हैं, जुड़वा भाज्य करते हैं। वही यहाँ पर पूछ रहा है कि पूर्णांक 1 से लेकर के 100 तक में कितने जुड़वा भाज्य अर्थात इनके मध्य अभाज्य युग्मों की, अभाज्य युग्म कहने का अर्थ क्या है, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम कहने का अर्थ क्या है, जुड़वा भाज्य कितनी है, यही आपको पूछ रहा है। तो ये संख्याएं आपकी होती हैं 8। कौन कौन सी संख्याएं हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्याएं क्या है, देखिए 2 है, 3 है। इसका ये क्या जुड़वा भाज्य है, यदि संख्या के बारे में कहा जाए कि 2, 3 क्या जुड़वा भाज्य है, आपको ट्विन प्राइम है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका अंतर जो है वो आपको 2 नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ये 2 नहीं होगा, अर्थात 2, 3 आपको ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं आएंगे। तो कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर है, ये शुरू होते हैं 3 से, 3, 5, ये क्या है आपको जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से हम बात करें 5 और 7 की, ये भी क्या है, जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से हम बात करें 11 और 13 की, ये भी क्या है, जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद इसी तरह से हम बात करें क्या, 17 और 19 की, ये भी जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से यदि हम बात करें आपको 29 और 31 की, 29 और 31 की, ये भी आपको जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से हम बात करें यहाँ पर 41 और 43 की, ये भी क्या है आपको जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से हम यहाँ बात करें जुड़वा भाज्य संख्याएं की, तो ये आपकी हो जाएंगी 59 और 61 आपको जुड़वा भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और आपका यहाँ पर एक और जुड़वा भाज्य संख्या होगी 71 और 73 आपकी जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा आपको 1 से लेकर के 100 तक में कोई जुड़वा भाज्य संख्याएं नहीं होगी, यही जो है ये है। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अर्थात 8 कुल जुड़वा भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है, आप कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या, जब भी सबसे छोटी संख्या की बात करना तो उस स्थिति में आपको एलसीएम पर विचार करना है, ठीक है। आगे कह रहा है 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि x जो है वो वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे आपको क्या करना है, यदि 8, 12, 20 और 28 से भाग दें उसमें तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से क्या हो जाती है, जो दी हुई संख्या से आपको पूरा का पूरा कट जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कट जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो x है ना, x अर्थात उसका एलसीएम से क्या है 5 अधिक है, शेष बच जाता है अर्थात 5 अधिक है। तो x क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से क्या है पूरा का पूरा कट जाता है लेकिन 5 शेष बचता है। अर्थात जितना एलसीएम आएगा ना उससे वो संख्या 5 अधिक होगी, उससे क्या होगी, वो संख्या 5 अधिक होगी, क्योंकि 5 शेष बच जाता है। यदि पूरा का पूरा कट जाता तो डायरेक्ट तो पूरा का पूरा एलसीएम ही होता है, लेकिन वो 5 शेष बच रहा है, अर्थात जितनी संख्या है एलसीएम की उससे क्या है 5 अधिक वो संख्या है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर संख्याएं क्या है, यहाँ पर देखिए संख्या है 8 है, 12 है, 20 है और आपका ये 28 है और आपका यहाँ पर 35 है। तो एलसीएम आपको कैसे निकालना है आसानी से, ठीक है। इसको एलसीएम तो ये क्या है आपको 7, 5 आपको 35 होता है, 7, 5 35 होता है। तो आपको यहाँ पर इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, जो बड़ी वाली संख्या है ना तो उसको ज्यों का त्यों आपको लेना है एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए हम लोग जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ज्यों का त्यों हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, गुणा। अब इनको आप तोड़िए, ठीक है ना, 7 के 28, इसको आप लोग तोड़िएगा, 4, 5 20 हो गया, इसको आप तोड़िएगा 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुना के 8 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें किसको लेना है किसको छोड़ना है। तो ये आपका संख्या है 7, 5 अर्थात 7, 5 35 संख्या है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनमें से उसको लेंगे जो इनमें नहीं है, जो इसमें नहीं है उसको हम लोग लेंगे। यदि हम 7 की बात करें कि 7 को लें कि नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 7 है, 7 से क्या हो जाएगा इसमें भाग चला जा रहा है। 4 है या नहीं है, इसमें 4 नहीं है तो 4 को हम लोग क्या करेंगे लेंगे, अर्थात 35 गुना 4 गुना। अब देखिए इस संख्या में क्या है 4 इसमें हो गया कि नहीं शामिल, अब 4 शामिल हो गया तो हम लोग 4 को क्या करेंगे नहीं लगे। अब 5 है कि नहीं शामिल, देखिए 5 भी शामिल है, 35 से 5 से भाग देंगे तो चला जाएगा, तो इसको 5 को भी हम लोग नहीं लेंगे। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पर जो 3 है, 3 इसमें है कि नहीं है, नहीं है तो 3 को क्या करेंगे हम लोग लेंगे, 3 इसमें कहीं भी नहीं है तो 3 को लेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से 4 तो ले चुके हैं तो 4 को नहीं लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपको 4 है तो 4 को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन एक अभी 2 बचा हुआ है ना, तो 2 को क्या करेंगे हम लोग, लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया और जो आएगा वही उसका एलसीएम होगा। तो इसे आप ले सकते हैं, कैसे आप इसे गुणा कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 35 गुना के 70 हो जाएगा और 4 3 12, 12 में 70 से आपको गुणा करना है। यहाँ पर आपको 70 में 12 से गुणा करना है, ठीक है। तो 72 62 84 अर्थात 840 क्या आया, इसका एलसीएम आया। एलसीएम क्या है, वह आपको छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पूरा का पूरा कट नहीं रहा है, प्रत्येक दशा में 5 शेष बच जा रहा है, अर्थात वो कट नहीं रहा है। इससे भी काटेंगे तो 5 शेष बच जाएगा, इससे भी काटेंगे तो 5 शेष बच जाएगा, इससे भी काटेंगे तो 5 शेष बच जाएगा। अर्थात जो यदि हम x की बात करें, x क्या करे, 5 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर जो 840 होगी वह संख्या होगी जो पूरा का पूरा कट जाएगी, तो 5 शेष बचेगा, तब जो 5 यम अधिक होगा। तो यहाँ पर 5 अधिक जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 845 वह आपकी संख्या हो गई। 845 वह संख्या हो जाएगी जो कि आपको x वह यहाँ पर संख्या हो जाएगी जो इन संख्याओं से क्या करना है, भाग देगा, तो 5 शेष बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि x के अंकों का योग बताइए कि इसमें क्या है, x के अंकों का योग। तो ये आपका x प्राप्त हो गया, इनके अंकों का योग क्या है ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो इनको आप जोड़ सकते हैं। 8 4 12 5 क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 17 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, तो बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये जैसे आपका प्रश्न है, यहाँ पर ये आपको प्रश्न है, कह रहा है कि संख्याओं 50 61 92 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। यहाँ पर समानुपात में हो जाए, यहाँ पर कह रहा है। तो मान लिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए कि जो घटाई जाने वाली संख्या है ना वो x है, तो इनमें से आपको घटाना है, अर्थात 50 माइनस x जो है उसको घटाना है और यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 61 माइनस x, समानुपात में करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है 92, तो 92 में से वो संख्या क्या है, घटानी है। और यहाँ पर कह रहा है 117, 117 में से भी क्या करनी है, उस संख्या को आपको घटानी है। कौन सी संख्या घटाई है ताकि इस प्रकार की इसी क्रम में, जिस क्रम में लिखी हुई है ना, इसी क्रम में आपको संख्याएं समानुपात में हो जाए, ठीक है। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अनुपात का अर्थ क्या होता है, भाग। अनुपात का अर्थ भाग होता है और यहाँ पर डबल। समानुपात का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बटा में कर सकते हैं, हम डायरेक्ट चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको बटा में कर देना है। तो ये हो जाएगा 61 माइनस x बराबर, ये आपका हो जाएगा 92 माइनस x और बटा में हो जाएगा 117 माइनस x हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस गुणा कराइएगा तो ये 117 में आपको यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, लिख ही देता हूँ 50 माइनस x और ये आपका हो जाएगा 117 माइनस x और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 61 माइनस x, 61 माइनस x और यहाँ पर आपका 92 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप गुणा करा सकते हैं, गुणा करा भी लीजिएगा। गणा करके आपको क्या करना है, x का मान निकाल देना है और आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कहिएगा तो मैं भी निकाल दूंगा। चलिए निकाल ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए 117 में 5 से गुणा कीजिए, 7 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 5 से गुणा कीजिएगा तो 5 3 8 हो जाएगा और पुनः ये 5 हो जाएगा, तो 585 हो गया। पुनः 50 से कीजिएगा तो ये माइनस के हो जाएगा, 50 x हो जाएगा। अब x से करना है तो माइनस 117 x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर x स्क्वायर हो गया बराबर। इससे गुणा कीजिएगा तो यहाँ आप 61 से 92 में गुणा करना जानते हैं कि कैसे आपको गुणा कराना है। यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं। ये हो गया 2 6 दुना के 12 9 21 21 और आपको 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 6 के 54 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अर्थात इनका हम लोग गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा, 56 12 आपका हो गया, ठीक है। और उसी तरह से 61 से उसमें गुणा कराइएगा x में, तो ये हो जाएगा 61x। अब x से गुणा कराइएगा तो यहाँ x से इसमें कराइएगा तो 92x हो जाएगा और यहाँ से x में x से गुणा कराइएगा तो यहाँ पर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएंगे, आपको कैंसिल हो जाएंगे। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अब कितना है, यहाँ पर आपको ये संख्या आपको इतनी है, एक जीरो यहाँ पर छूट गया है, ये संख्या है, ये 58 50 है और आपका 56 आपको 12 है। तो इसको इधर ले जाइए और उसको उधर ले जाइए, ठीक है। ये वाली जो संख्या है उसको उधर ही छोड़ दीजिए, नहीं उधर नहीं बल्कि छोटी है तो इसको इधर लेकर के आइए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस संख्या को, ये है 58 50, ठीक है। ये 58 है 50 है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को 56 12 को, 56 12, ठीक है।
ये आपको कांस्टेंट हो गए, और जो एक्स वाले टर्म है उनको एक साइड में ले जाइए। तो एक्स वाले टर्म क्या है, ये देखिए 50 है और ये आपका 117 है। 117 में 50 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 167 एक्स आएगा। 167 एक्स को उधर ले जाना है, 167 एक्स हो जाएगा, और माइनस में होगा तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। वहां पर संख्याएं देखिए क्या है, ये है आपका 6x और वो आपका है 92, अर्थात कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यहाँ पर 6x बस नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61 92 61 एक्स यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 61 एक्स होगा और वो आपको 92 एक्स होगा। तो यहाँ पर आपको जो 61 एक्स होगा, ध्यान दीजिए वहां पर -61 और 61 और 92 को जोड़ लीजिए वहीं पर, तो ये आपका 3 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा। 153 आपको यहाँ पर हो जाएगा, 153 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 153 हो जाएगा, 153 हो जाएगा, ठीक है। 153 एक्स हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी समझ में आ रही होगी। अब इन्हें आप घटा सकते हैं, 153 ही होगा ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा, 153 ही होगा। और इसे आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको पहले आप घटा लीजिए, 10 में से 2 को घटाइएगा, ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये 5 है, 5 की जगह पर 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा आपका हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, 4 में हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा आपका 1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, 2 नहीं बल्कि 1 घटेगा, 4 में से यहाँ पर 1 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। और आगे देखिए ये 8 है, 8 में से 6 को घटाइएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 है, 5 में से घटाइएगा तो वही रह जाएगा। बराबर में ये संख्या है, इनको घटा लीजिए तो ये आपका 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर आप 1 घटाइएगा तो ये 14 एक्स हो जाएगा। अर्थात एक्स की बात करें तो एक्स क्या हो जाएगा, 238 और बटा के आपका 14 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर लीजिएगा तो ये आपको 7 बार में जाएगा, ठीक है, 7 में बल्कि 17 बार में आपका जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आप आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते ही हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 1710 की एक राशि है एबीसी में, इसको इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना बराबर है। यहाँ कह रहा है कि जो ए है ना, ए का 4 गुना, बी का जो है 6 गुना और एक आपका सी का आपके 9 गुने के बराबर है, सी का 9 गुना आपको बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए और सी का अंतर क्या होगा, अर्थात ए माइनस सी आपको यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं कि ये केस के बारे के बराबर है। के क्या है, आपके कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ए बी सी का आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम ए की बात करें, तो के के सापेक्ष यहाँ मान निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ बी की बात करें तो बी क्या हो जाएगा, k/6 हो जाएगा। और उसी तरह से यदि हम सी की बात करें तो सी क्या हो जाएगा आपका, k/9 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि आपको k/9 हो गया, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको यहाँ पर इसको अनुपात में आपको पहले लिखना है। तो अनुपात में लिखने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ एक ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिखिएगा तो पहले इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, आपको एक अनुपात में करने के लिए। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, यदि हम यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करें तो ये हो जाएगा k/4, अनुपात आपका हो जाएगा क्या, k/6, और ये आपका अनुपात हो जाएगा k/9। लेकिन ये आपको देखने में ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, और आपका इससे काम भी नहीं बनेगा। आप काम इसका कैसे बनेगा, इनका एलसीएम लीजिए। इनका यदि आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर के तो हम डायरेक्ट इसको कैंसिल करा सकते हैं, के सब एक ही और है तो इसको कैंसिल, क्योंकि हमने माना है इसे कांस्टेंट, इसको हम एक भी मान सकते थे के जगह पर। ये कोई जरूरी नहीं कि इसे के ही मानना है, ठीक है। यहाँ हम लोग एक भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है 1/4 1/6 1/9, क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं है। तो इसे क्या कीजिएगा, इस अनुपात को स्टैंडर्ड रूप में लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा, इतना का यदि हम एलसीएम की बात करें तो ये आपका 36 होगा, ठीक है। इनका एलसीएम आपको यहाँ अब 36 आ गया। अब करना क्या है कि सब में 36 से गुणा करा दीजिए, सब में 36 से गुणा कराइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 36/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 36/9 हो जाएगा। इन्हें आप यदि कैंसिल करते हैं तो ये 9 हो जाएंगे अनुपात, ये हो जाएगा 6 और ये होता है हो जाएगा 4। अर्थात एबीसी जो अनुपात में है ना, 9:6:4 के अनुपात में है। आशा है कि इतनी आपको बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आपको निकालना है ए और सी का अंतर। तो आपको ए का मान निकालना है और आपको यहाँ पर सी का मान निकालना है। तो ए और सी का मान आप कैसे निकालिएगा, ए का मान निकालिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जो कुल राशि है, यहाँ पे ए की राशि की यदि बात की जाए
तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके निकालने के लिए आपको करना है कि कुल राशि, ठीक है ना, कुल राशि जो है उसकी वो आपको जो जितनी भी आपको यहाँ पर राशि दी हुई है कुल राशि में आपको गुणा करना पड़ेगा। ए का निकालना है तो ए का अनुपातिक, ए का क्या करना पड़ेगा आपको? अनुपातिक, ठीक है, और बटा में कुल अनुपातिक, अर्थात ए बी सी का जितना भी अनुपातिक है उनको आपको बटा में रखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर ए का मान निकलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुल राशि कितनी है? 1710 है, ठीक है, गुना ए का अनुपात, ए का अनुपात कितना है? यहाँ पर एबीसी की बात करें तो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये सी का काम करेगा। तो ए का अनुपात कितना है आपको? यहाँ 9 अनुपात आ गया। यहाँ पर कुल अनुपात की बात करें तो 9 6 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको 19 हो जाएगा। तो इससे हम लोग काटते हैं तो 19 9 71 से हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा? 81 हो गया, अर्थात ये हो गया 810। यदि हम एक आ गए, यदि कुल राशि की बात एक की जो आपको जितनी राशि है उसकी बात करें तो ये 810 हो गया। उसी तरह से हम लोग सी का भी निकाल सकते हैं। किसका निकालना है आपको? यहाँ पर सी का निकालना है। तो आपका सी का निकालने के लिए वही काम करना है आपको। कुल राशि, तो कुल राशि कितना हो जाएगा? 710 गुणा सी का अनुपातिक। अब सी का अनुपातिक कितना है आपको? यहाँ पर 4 है, तो 4 हो जाएगा, बटा आपको यहाँ पर टोटल अनुपातिक, कुल अनुपातिक, तो कुल अनुपातिक कितने आ रहे हैं आपको? 19 आ रहे हैं। पुनः गुणा करेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, अर्थात 9 चौके 36 360 हो गया। अर्थात ए का हो गया आपका 810 और सी का हो गया 360। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या था? निकालना था आपको ए माइनस सी। आप आसानी से इसे हम निकाल सकते हैं, अर्थात 810 में से घटा सकते हैं 360 को, और इसे घटाइएगा तो कितना आएगा? 450 आएगा। यहाँ घटा कर देखिए, 0 से 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा 5 आएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, 450। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आप इसको अभ्यास करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा होगा कि नहीं, बहुत टाइम लग रहा है आपको यही मेथड है बनाने का, लेकिन आपका अभ्यास इस मेथड को और भी आसान कर देगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करने के लिए, तो अभी आप बने रहिएगा। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या 7:9 के अनुपात में। जो फल रखे हैं ना वो आपको 7:9 के अनुपात में है। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि यहाँ जो टोकरी ए है उसमें आपको 9 है, और यहाँ पर जो टोकरी बी है उसमें आपको 7 है। यहाँ पर बल्कि यहाँ पर 9 नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है ना इसमें 7 है, और जो टोकरी बी है उसमें 9 है। तो इनके अनुपातिक राशि को हम लोग x को लेकर के मानते हैं कि मान लीजिए कि ये x है, ठीक है ना, क्योंकि आगे काम करने में आपको आसानी रहेगी। आगे कह रहा है कि यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल लिए जाते हैं, अर्थात जो 7x है, जो ए है, इसमें से 6 फल निकाल लिए जाते हैं, और आगे कह रहा है इसमें कि बी में डाल दिए जाते हैं। उस फल को क्या किया जाता है? इस बी में डाल दिया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो 7x है ना उसमें हम लोग 6 निकाल दे रहे हैं, और 9x में क्या कर रहे हैं? 6 डाल दे रहे हैं। 9x में हम लोग 6 डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? इनका अनुपात है, इनमें फलों का अनुपात है, और यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर फल है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है कि तो इनका अनुपात जो है ना 1:3 हो जा रहा है। अर्थात इनका जब हम अनुपात लें तो 1:3 हो जा रहा है, अर्थात 1/3 हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ए और बी में कुल कितने फल हैं? ए और बी में फलों की कुल संख्या आपको निकालनी है कि कितने हैं। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से x का मान निकाल करके, और आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ x का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 17 के 21x हो जाएगा, और माइनस 36 18 हो जाएगा, और बराबर 1 से गुणा कीजिएगा तो ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात ये 9x + 6 ही रहेगा। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए। ये आपको 21 है और ये आपका 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर से इसे आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, अर्थात 12x, और ये उधर जाएगा तो कितना आएगा आपको? 24 हो जाएगा। 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, अर्थात 12 दूना क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। 12 दूना के 24, इसलिए x की बात करें तो ये आपको 2 हो गया। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आपको निकालना है कि इनमें कितने फल है वो निकालना है, अर्थात a + b टोटल कितने हैं उसमें ये निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये 7x है और ये आपका 9x है। यहाँ x की वैल्यू सिर्फ रख दीजिए, x की वैल्यू 2 है तो ये 14 हो जाएगा, और ये आपको 18 हो जाएगा। अर्थात कितने फल हैं टोटल? 32 फल हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? 32।
ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और एडीबी का एक उभयनिष्ठ आधार AB है। कह रहा है कि इन दोनों का आधार जो है AB ना वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का अर्थ क्या है कि दोनों में है। आगे कह रहा है कि AB दोनों में है और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित है, अर्थात AB के एक ही ओर स्थित है और DA AB पर लंब है और CB आपको AB पर यहाँ पर लंब है। यहाँ पर कह रहा है कि ये भी रेखा क्या है आपको लंब है और यहाँ पर ये भी रेखा आपको लंब है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि DA लंब है AB पर, DA जो है ना लंब है AB पर, इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, और DA कह रहा है लंब है AB पर, अर्थात ये D है और यहाँ पर कह रहा है कि CB लंब है AB पर, जो CB है ना वो भी लंब है क्या है AB पर। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि AC बराबर BD है, जो AC है ना वो BD के बराबर है, अर्थात जो एक AC है वो आपको BD के बराबर है, इसके क्या है आपको बराबर है। और ये रेखा आपकी क्या है उभयनिष्ठ है, जो ये वाली रेखा है ये आपकी उभयनिष्ठ है, ये दोनों में शामिल है, ये वाली आपको दोनों शामिल है। और आगे इसमें कह रहा है कि ये इसके BD के बराबर है और यहाँ पर जो है ना ये लंबवत है, ये भी आपको बात यहाँ पर कह रहा है, इसे ध्यान से आप देखिए। तब यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ देखिए यहाँ ABC 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 सभी ऑप्शन में ABC से यहाँ पर शुरू हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन ABC से शुरू हुए हैं। तो अब आपको करना क्या है ABC। तो ABC है कहाँ, देखिए A है B है C है, अर्थात ये जो है भुजा दोनों में कॉमन है और ये आपका त्रिभुज इस तरह से है ABC है। अर्थात कहने का अर्थ ये है यह त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, किस त्रिभुज के वही आपको बताना है। सर्वांग सम अर्थात सभी अंग समान हो उसी को हम लोग कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम। आशा है कि इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही है। यहाँ देखिए किसके बराबर ये ABC इस कौन से त्रिभुज के आपको सर्वांग सम है। तो ABC सर्वांग सम है किसके ADB के। कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक भुजा ये है जो कि दोनों में शामिल है और ये आपका ये समकोण है और पुनः जब घूम करके आएगा ये जो हमने 3 मारा है इस तरह से तो यहाँ आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है आपका ये जो है इसको ADB यदि हम इस तरह से चलते हैं तो ध्यान दीजिए ये भुजा आएगा, उसके बाद आपका ये कोण आएगा और उसके बाद आपको ये भुजा आएगा, अर्थात साइड एंगल साइड से दोनों क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा, ये भी आपको साइड एंगल साइड से आपको सर्वांग सम हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के लिए इस तरह से जाएंगे तो ये हो जाएगा AB, आपको ये हो जाएगा CB। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपको CA और उस तरह से इस त्रिभुज के इस तरह जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको AD और आपको BC और फिर आपको AB हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि शुरू जहां से हो दोनों का वहीं से हम दोनों को हम माप सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये तो दोनों में आपको भुजा है ही, ये आपको इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण तो उसके बराबर है ही। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो ये भुजा ये कोण और ये कोण क्या है 90 डिग्री, उसी तरह से ये भुजा ये कोण और ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ABC किसके सर्वांग सम होगा ADB के। ठीक है ना, A त्रिभुज AD और B क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज आपको जितने भी प्रश्न हुए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।